चैप्टर वंशागति और विविधता का सिद्धांत। इसमें एक महत्वपूर्ण हेडिंग आती है संकर और संकरण। संकर को अंग्रेजी में हाइब्रिड और संकरण को अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो संकर क्या है और संकरण क्या है? पुष्पी पादपों में जनन की जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन है। पुष्पी पादपों में जनन की जो मुख्य प्रक्रिया होती है, जो मुख्य विधि होती है, वो लैंगिक जनन होती है। इस लैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत लैंगिक जनन प्रक्रिया में दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। एक परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन, और एक क्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाती है। वो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। दो मुख्य क्रिया है, एक पॉलिनेशन और एक फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के थ्रू जो है पुष्प का परागकण या तो उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है या दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, और निषेचन की प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक मेल गैमेट। पुष्पी पादप पौधों में ये नर युग्मक जो है पराग कण कहलाता है। पराग कण पॉलन ग्रेन कहलाता है। और दूसरा मादा युग्मक फीमेल गैमेट। पुष्पी पादप पौधों में ये अंडक कोशिका कहलाता है। अंडक कोशिका यानी एग सेल, ठीक है। तो निषेचन की प्रक्रिया में ये जो पॉलन ग्रेन है, इससे हमको दो मेल गैमेट मिलते हैं। दो मेल गैमेट मिलते हैं। इन दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है एक सेल से फ्यूज होता है, तो इससे जाइगोट बनता है। इससे जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट से भ्रूण बनता है। भ्रूण से आगे जा करके नया जीव बनता है। तो पुष्पी पादपों में एक संरचना बीजांड की होती है। पुष्पी पादपों में एक संरचना बीजांड की होती है। निषेचन के बाद ये बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये अंकुरित होता है, इसका अंकुरण होता है, और अंकुरण के बाद नया पौधा हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये स्थिति बनती है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। तो शार्ट में इसी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम संकरण या क्रॉस कहते हैं। तो जो संकरण है, इसमें पुष्पी पादपों में किन्हीं लक्षणों के आधार पर क्रॉस, ये संकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप जो पौधा प्राप्त होता है वो संकर कहलाता है।
तो पुष्पी पादपों में संकरण की प्रक्रिया ये है। अब इस संकरण की प्रक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? पुष्पी पादप में संकरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम जनक पीढ़ी लिखते हैं। संकरण की जो प्रक्रिया है उसमें पहले जनक पीढ़ी लिखी जाती है। उस जनक पीढ़ी में क्रॉस के फलस्वरूप जो है प्रथम संतति पीढ़ी आती है। और प्रथम संतति पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया के बाद द्वितीय संतति पीढ़ी सेकेंड फीलियल जनरेशन हमको मिलती है। तो इसका फिर प्रदर्शन किस प्रकार से होगा उसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हम जो 2 जनक ले रहे हैं उनमें से जनकों के लिए लक्षण हम तय कर रहे हैं। इस लक्षण की संख्या के आधार पर संकरण कई प्रकार के हो जाते हैं। तो हम उन संकरण के प्रकार में 2 प्रकार ले रहे हैं। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण हाइब्रिड का द्वि संकर संकरण इसी तरह से त्रिसंकर संकरण भी हो सकता है। चतुर संकर संकरण भी हो सकता है। पंच संकर संकरण भी हो सकता है। यानी ये बहुसंकर संकरण कहलाता है। बहुसंकर संकरण कहलाता है। तो संकरण की 2 प्रक्रिया हो गई, एक संकर संकरण और एक बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण में किसी एक लक्षण को आधार मानकर संकरण कराया जाता है। और बहुसंकर संकरण में 2 या 2 से अधिक लक्षणों का आधार लिया जाता है, आधार लेते हैं। इस आधार पर जब संकरण कराते हैं तो वो बहुसंकर संकरण कहलाता है। यदि 2 लक्षणों का आधार लेते हैं तो वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। 3 लक्षणों का आधार लेते हैं तो त्रिसंकर संकरण कहलाता है। 4 लक्षणों के आधार पर संकरण जो कराया जाता है वह चतुर संकर संकरण कहलाता है। और 5 लक्षणों के आधार पर जो संकरण कराया जाता है वो पंच संकर संकरण कहलाता है। इस तरह से एक संकर संकरण में 1 लक्षण को आधार माना जाता है। बहुसंकर संकरण में 2 या 2 से अधिक लक्षणों का आधार माना जाता है। तो एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप होते हैं जिनको तुलनात्मक रूप कहते हैं। यानी एक लक्षण के रूप, एक लक्षण के 2 रूप होते हैं। इन रूपों को तुलनात्मक रूप कहते हैं। तुलनात्मक रूप यानी एक तुलनात्मक रूप, दूसरा तुलनात्मक रूप। अब अगर हम लक्षण लेते हैं पौधे की लंबाई, तो इसके 2 तुलनात्मक रूप मिलेंगे। एक लंबा पौधा, एक नाटा या बौना पौधा। तो फिर इन 2 तुलनात्मक लक्षणों को हम अंग्रेजी के अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये लक्षण 2 रूप में लिखे जाते हैं। शुद्ध रूप में भी लिखे जाते हैं और अशुद्ध रूप में भी लिखे जाते हैं। कुछ लक्षण जो है प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाते हैं
कुछ नहीं प्रदर्शित हो पाते, तो जो लक्षण प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं प्रदर्शित होते वो अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध नाटा पौधा। ये दो पौधा है, इनके मध्य संकरण की क्रिया प्रदर्शित होगी। तो इनके मध्य हम संकरण कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो शुद्ध लंबे पौधे के लिए हम एक प्रतीक लेंगे, शुद्ध नाटे के लिए लेंगे। तो लंबे के लिए हम जो प्रतीक लेते हैं वो कैपिटल टी। ये शुद्ध लंबा हुआ। चूँकि कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं इसलिए ये अक्षर डबल लिए जाते हैं। और दूसरा शुद्ध नाटा है तो इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये शुद्ध नाटा हो गया। एक शुद्ध लंबा पौधा हो गया, एक शुद्ध नाटा पौधा हो गया। इनके मध्य ये संकरण की क्रिया चलेगी। इनकी ये पीढ़ी पितर पीढ़ी कहलाती है, जिसको हम पी से लिखते हैं। अब इनमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। तो युग्मक जनन में हमको दो युग्मक मिलेंगे, कैपिटल टी और इसमें भी दो मिलेंगे, स्मॉल डी। दोनों के मध्य जब संयुग्मन होगा तो हमको केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में दोनों युग्मक कोशिकाएं एक दूसरे से अलग है। जब दोनों युग्मक कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, तो ये विषम युग्मनज कहलाता है, हेटेरोजाइगस कहलाता है। जब दोनों युग्मक कोशिकाएं समान होती हैं तो ये होमोजाइगस कहलाता है। तो यहाँ जो पौधा हमको प्राप्त होगा ये इसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाएगी, प्रथम संतति पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी कहलाएगी। अब ये पौधा लंबा होगा या नाटा होगा, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। तो शुद्ध तभी होगा जब दोनों लेटर समान हो, अशुद्ध तब होगा जब दोनों लेटर भिन्न हो। यहाँ एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ये अशुद्ध होगा। तो जब अशुद्ध होगा तो ये हेटेरोजाइगस होगा, ये विषम युग्मनज होगा, हेटेरोजाइगस। ऐसे पौधों को हम संकर पौधे कहते हैं, ऐसे पौधों को संकर पौधा कहा जाता है। ठीक है। अब ये लंबा होगा कि नाटा होगा, तो इसके प्रदर्शन में अगर कैपिटल शब्द है, चूँकि शुद्ध लंबा पौधा, लंबा जो है ये प्रभावी लक्षण होता है, लंबा ये प्रभावी लक्षण होता है, और नाटा जो है ये अप्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन यहाँ उपस्थित होगा तो ये प्रभावी गुण को ही प्रदर्शित करेगा, यानी ये लंबा पौधा होगा, ये लंबा पौधा होगा। लेकिन ये पौधा अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा, इसलिए ये संकर कहलाएगा, ये प्रथम संकर। अब इसमें अगर स्वपरागण की क्रिया हो तो स्वपरागण की क्रिया में हमको द्वितीय संतति पीढ़ी प्राप्त होगी। तो द्वितीय संतति पीढ़ी को हम चेकर बोर्ड से प्रदर्शित करेंगे। द्वितीय संतति पीढ़ी जो होगी वो चेकर बोर्ड से प्रदर्शित की जाएगी। द्वितीय संतति पीढ़ी चेकर बोर्ड से प्रदर्शित की। तो हमको दो तरह के युग्मक मिलेंगे, नर युग्मक और
मादा युग्मक, ये नर युग्मक है जो इस पर प्रदर्शित होगा, और फिर मादा युग्मकों को हम यहाँ नीचे प्रदर्शित करेंगे। आप मादा को ऊपर, नर को नीचे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो युग्मक हमको मिलेंगे उसमें से एक कैपिटल टी मिलेगा और दूसरा ये स्मॉल टी मिलेगा। ये नर युग्मक हो गया। चूँकि दूसरा जो इससे क्रॉस होने वाला पौधा है वो भी यही है, इसलिए जो मादा युग्मक मिलेंगे वो भी यही मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मादा युग्मक ये कैपिटल टी, नर युग्मक ये कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी का जब संयुग्मन होगा तो हमको कैपिटल टी मिलेगा। अब यहाँ ये कैपिटल टी के स्मॉल टी, तो संयुग्मन के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी का संयुग्मन होगा तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिलेगा। अब हमको पहचानना पड़ेगा कि इस विन्यास का जो पौधा हमको मिला ये द्वितीय संतति पीढ़ी है, इसको F2 से लिखा जाएगा। तो जो हमको यहाँ पौधा मिला ये द्वितीय संतति पीढ़ी है, तो कैपिटल टी ये लंबा पौधा है। कैपिटल अक्षर से हमको प्रभावी लक्षण का पता चलेगा, चाहे दोनों लेटर कैपिटल हो या दोनों में से एक कैपिटल हो तो वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा। तो ये प्रभावी लक्षण वाला पौधा हो गया, यानी ये लंबा होगा, दोनों इसके युग्मक प्रभावी है, इसलिए ये शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध लंबा। यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें भिन्न भिन्न युग्मक है, इसलिए ये अशुद्ध होगा, लेकिन यहाँ प्रभावी लक्षण कैपिटल टी उपस्थित है इसलिए ये लंबा होगा। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी अशुद्ध लंबा होगा। यह स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ये नाटा पौधा है, दोनों युग्मक समान है इसलिए ये शुद्ध नाटा होगा। तो अब हमको जो पौधे प्राप्त हुए उसमें से अगर हम सिर्फ उनके बाह्य लक्षणों को देखें तो ये लंबा हो गया, एक लंबा ये हो गया, एक लंबा ये, यानी 4 में से 3 पौधे जो है वो लंबे हो गए, 4 में से 3 पौधा लंबा हो गया और एक पौधा जो है नाटा हो गया। तो जो बाहरी तौर से देखने पर लक्षण हमको मिलता है वो फिनोटाइप लक्षण कहलाता है, वो फिनोटाइप लक्षण कहलाता है। तो अब अगर हम फिनोटाइप लक्षण के आधार पर अनुपात लें तो फिनोटाइप रेशो या अनुपात हमको मिलेगा 4 में से 3 लंबा हो गया, एक नाटा हो गया, तो 3:1, जहाँ 3 लंबे होंगे और एक नाटा। अब जो इनका जीनिक स्ट्रक्चर है वो जीनोटाइप लक्षण कहलाता है, उसको जीनोटाइप अनुपात लक्षण कहेंगे। तो जीनोटाइप अनुपात में जो लक्षण हमको मिलेगा वो कैपिटल टी 1 मिला, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिल गया, 1:2, फिर स्मॉल टी ये 1:1, ये अनुपात मिला, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का। तो 2 तरह के अनुपात हमको मिल गए, एक फिनोटाइप रेशो, एक जीनोटाइप रेशो। तो जो हमको बाहर से देखने पर लक्षण हमको दिखाई देगा उस आधार पर हम फिनोटाइप लक्षण लेंगे, और जीनिक संरचना के आधार पर जो लक्षण मिलेंगे वो जीनोटाइप लक्षण कहलाएंगे। तो 2 अनुपात हमको प्राप्त होगा, एक फिनोटाइप रेशो, एक जीनोटाइप रेशो। हम अगला उदाहरण लेते हैं मटर के पौधे के लिए, पुष्प के रंग का। तो मटर के पौधों में 2 मुख्य रूप से रंग दिखाई देते हैं, एक बैगनी और एक सफ़ेद। तो शुद्ध बैगनी पुष्प
आपकी किताबों में इसको लाल रंग से भी पहचाना गया है। और शुद्ध सफेद पुष्प, शुद्ध बैगनी पुष्प को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, और शुद्ध सफ़ेद को फिर इसके स्मॉल लेटर से स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। दोनों यहाँ जो एलील हैं या दोनों जो लेटर हैं, यहाँ दोनों जो युग्मक हैं वो समान है, इसलिए ये शुद्ध है। और प्रथम संतति पीढ़ी में बैंगनी रंग का पुष्प दिखाई देता है, इसलिए बैंगनी रंग प्रभावी है, इसलिए ये प्रभावी लक्षण हुआ। और ये अप्रभावी लक्षण हुआ। ये इनकी पितर पीढ़ी है, इसको पी से लिखेंगे। अब जब इनमें क्रॉस होगा तो प्रथम संतति पीढ़ी प्राप्त होगी। उस प्रथम संतति पीढ़ी में एक कैपिटल आर मिलेगा और एक स्मॉल आर मिलेगा। तो ये चूँकि यहाँ दोनों युग्मक भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये अशुद्ध होगा। अशुद्ध होगा, विषम युग्मन यानी हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन इसमें ये प्रभावी लक्षण का कारक उपस्थित है, जीन एलील उपस्थित है, इसलिए ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, यानी ये बैंगनी रंग का पुष्प वाला पौधा होगा। बैंगनी पुष्प। अब इसमें जब स्वपरागण की क्रिया करेंगे, जब इसमें स्वपरागण की क्रिया होगी तो फिर हमको द्वितीय संतति पीढ़ी मिलेगी। ये तो प्रथम संतति पीढ़ी हो गई F1, हमको द्वितीय संतति पीढ़ी। तो द्वितीय संतति पीढ़ी के लिए हम पनेट स्क्वायर डायग्राम लेंगे, या फिर उसी को चेकर बोर्ड भी कहते हैं। तब फिर हम युग्मक पहले प्राप्त करेंगे। तो युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक ये हो गया, और फिर ये मादा युग्मक। तो नर युग्मकों में चूँकि दोनों पौधे एक ही संरचना के हैं, इसलिए दोनों नर और मादा युग्मक हमको समान मिलेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब संयुग्मन की क्रिया होगी, कैपिटल आर से कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर से स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अब ये शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, तो दोनों युग्मक समान है, इसलिए समयुग्मक ही होगा, समयुग्मनज। लेकिन होमोजाइगस होगा तो फिर ये शुद्ध हो जाएगा। अब ये लक्षण क्या होगा, चूँकि यहाँ प्रभावी जीन उपस्थित है, इसलिए ये शुद्ध प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, यानी शुद्ध बैगनी पुष्प वाला पौधा होगा। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी ये विषम युग्मनज है, इसलिए अशुद्ध होगा। लेकिन यहाँ प्रभावी एलील कैपिटल आर उपस्थित है, इसलिए ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, यानी ये अशुद्ध बैगनी होगा। इसी अनुसार ये भी अशुद्ध बैगनी पुष्प वाला पौधा होगा। फिर यहाँ दोनों अक्षर समान है, यानी दोनों एलील कारक या जीन समान है, इसलिए ये होमोजाइगस होगा। यानी दोनों यहाँ युग्मक समान है, ये होमोजाइगस होगा, इसलिए ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। अब इसका लक्षण तय होगा कि ये बैगनी है या फिर सफ़ेद है। तो चूँकि ये स्मॉलर है, ये अप्रभावी लक्षण है, इसलिए ये अप्रभावी लक्षण सफ़ेद को प्रदर्शित करेगा,
यानी ये शुद्ध सफ़ेद पुष्प होगा। तो हमारे पास 4 प्रकार के ये F2 जनरेशन हुआ। हमारे पास 4 प्रकार के पुष्प वाले पौधे मिले। इन 4 प्रकार के पुष्प वाले पौधों में अगर हम बाह्य लक्षण देखें तो 3 पौधों में हमको बैंगनी रंग के पुष्प दिखाई देंगे और केवल 1 पौधे में हमको सफ़ेद रंग का पुष्प दिखाई देगा। यानी हमको फिनोटाइप जो रेशो मिलेगा, फिनोटाइप अनुपात रेशो, वो मिलेगा 3:1, यानी 3 बैंगनी रंग वाले पुष्प होंगे और 1 सफ़ेद रंग वाला। लेकिन जब इनकी जीनोटाइप देखी जाएगी, जीनोटाइप रेशो, तो हम जीनिक संरचना लेंगे। इसमें हमको कैपिटल R 1 मिला, कैपिटल R स्मॉल r 2 मिला और स्मॉल r 1 मिला। हमारे पास जीनोटाइप रेशो जो मिलेगा 1:2:1 मिलेगा। तो इस तरह से हम जो 2 उदाहरण लिए, इनमें अगर हम क्रॉस को देखें तो प्रथम संतति पीढ़ी यानी अपने गुणों के लिए शुद्ध, अपने गुणों के लिए शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराने पर, अपने गुणों के लिए शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त होता है। अपने गुणों के लिए शुद्ध 2 जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, इसे मंडल के का प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे मंडल के का प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस संकरण में केवल एक लक्षण के 2 तुलनात्मक रूपों का आधार लिया गया, इसलिए ये एक संकर संकरण कहलाएगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फर्स्ट फिलियल जनरेशन का जो सदस्य मिलेगा वो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन करेगा। ये स्थिति है। मेंडल के प्रभाविता के नियम के बाद मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए, उसमें से 1 नंबर का डेफिनेशन हो गया। दूसरे और तीसरे का फिर डेफिनेशन अगले वीडियो में किया जाएगा।